गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वन शॉट रिवीजन करवा रहे हैं और इस चैनल पे जो भी हमारी वीडियो आएंगी उसमें हम जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट लेसन पार्ट 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है छोटा मेरा खेत और दूसरा है बगलों के पंख। तो इसके जो लेखक हैं वो है उमाशंकर जोशी जी। सबसे पहला हम पद्यांश पढ़ लेते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से निमित हुआ विशेष। ठीक हो, आपको इसमें ही समझ में आ रहा है जो लेखक है वो बोल रहा है कि जैसे कि किसान का एक खेत होता है छोटा सा, ऐसा ही मेरा भी एक खेत है। जैसे किसान खेती करता है, मैं भी खेती करता हूँ। उसका एक छोटा सा खेत होता है और मेरा खेत है एक पन्ना, चौकोना मेरा खेत, छोटा कागज का पन्ना। ठीक है, ये उन्होंने किसान की खेती और अपनी कविताओं को एक माना है कि जैसे किसान अपना कर्म कर रहा है, खेती कर रहा है, उसी तरह मैं भी अपना कर्म करता हूँ और खेती करता हूँ। भी अपनी कविता को करने को क्या बोल रहे हैं, खेती करता हूँ। जिस तरह खेती में किसान कर्म करता है उसी तरह मैं भी अपना कर्म करता हूँ। तो वही पूरा बताया गया है इसमें। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह की कविता छोटा मेरा खेत से अवतरित है। इसके रचयिता लोकप्रिय गुजराती कवि उमा शंकर जोशी जी हैं। मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी इस कविता का हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी ने किया है। देखो, इसको लिखा किसने है? गुजराती कवि है, गुजराती भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है? रघुवीर चौधरी ने। प्रसंग देख लेते हैं इसका हम। प्रसंग है: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने खेती के रूपक में कवि कर्म और कृषि कर्म को एक समान माना है। ठीक है, कि कवि जो कृषि अपना कर्म कर रहा है और जो कवि अपना कर्म करता है वो समान है, एक समान है। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि किसान के खेत की ही तरह मेरा भी खेत है। वह खेत कागज का छोटा चौकोर पन्ना है। वो क्या कह रहे हैं? जैसे कि किसान का खेत है वैसे ही मेरा भी खेत है, और वह खेत जो है वो क्या है? छोटा चौकोर पन्ना है। किसान अपने खेतों में बीजों का रोपण करता है। मैं बीजों का रोपण करता है किसान, और मैं क्या करता हूँ? मैं अंतर्द्वंद की आंधी से पल भर में आए हुए जो मेरे अंतर मन में जो आंधी चलती है उससे जो मेरे पल भर जो हमारे विचार आते हैं उनको उन्होंने बीज बोला है। तो बीज को अपने कागज के खेत में बोता हूँ। ठीक है, और खेतों में किसान क्या करता है? हवा, पानी, उर्वरक, खाद डालता है। तब बीज का बाहरी आवरण गलकर अंदर से अंकुर निकलने लगता है। ठीक है, बीज इसी तरह से अंकित होते हैं ना, जब उनका बाहरी आवरण होता है वो गल जाता है और अंदर से अंकुर होके निकलने लगता है, और धीरे धीरे वो क्या एकदम वृद्धि करता है और विशेष फसल जो तैयार कर देता है। और मैं क्या करता हूँ? मैं अपने विचारों के बीज में कल्पना शक्ति और भावभंगिमा का खाद और पानी देता हूँ। ठीक है, मेरे विचारों के बीज से शब्दों के अंकुर फूटते हैं, शब्दों के अंकुर फूटते हैं। ठीक है, किन विचारों के बीज से, और काव्य या कविता बनने लगती है और एक विशेष विषय वस्तु की कृति साहित्य तैयार हो जाती है। काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। कवि ने काव्य सृजन को कृषि कार्य के समान बताया है। रूपक एवं अनुप्रास अलंकार है, तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। अब हम इसका सेकंड वाला देख लेते हैं। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई छड़की, कटाई अनंता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना।
अब इसमें अक्षय पात्र ऐसा पात्र होता है, ऐसे रस का पात्र है जो हमेशा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता है। अब आगे का इन्होंने बताया कि जब खेत में बीज अंकुरित हो गए, फसल बड़ी हुई, तो उसमें क्या फल लगने लगते हैं, तो उसके आगे की भी चित्रण किया हुआ है। संदर्भ हमारा पहले की तरह रहेगा। प्रसंग देख लेते हैं। कवि ने कहा है कि काव्य सर्जन को कृषि कर्म के समान बताते हुए उत्कृष्ट साहित्य रचना के आनंद रस को अक्षय बताया है। जो उसका जो आनंद रस है ना काव्य का, वो कैसा है, अक्षय है। व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहता है कि खेतों में फसलें फलों से लद गई हैं और फसलों की बालियां लहलहा रही हैं। कहाँ लहलहाती हैं ना बालियां, जब फसल पक जाती है। तो इन फसलों में मानव जीवन को पौष्टिकता देने वाले अनेक पोषक तत्वों का रस भरा है। अब जो फल हैं, फसल है, वो मानव लोग को मिलेगा उसका जो फल, तो वो खाएंगे तो क्या मानव को क्या देगा, पोषक तत्व देगा, पौष्टिक तत्व देगा। ठीक है। अब यह कटाई के लिए तैयार हो गई है। इनके अनाजों का उपभोग करने के लिए जनमानस को प्रदान करना है। अब क्या करना है, जो इनमें अनाज है वो जनमानस को प्रदान करना है, जिससे कि वो उसका उपभोग कर सके। वहीं कवि की कविता अब कवि की कविता के बारे में बता रहे हैं। वहीं कवि की कविता अनेक अलंकारिक एवं भाव व्यंजनाओं रस से पुष्ट होकर तैयार हो गई है। यहाँ पे फसल तैयार हो गई है और यहाँ पे कविता भी तैयार हो गई है। यह प्रकाशित होकर जनमानस को समर्पित किया जाना है। बस क्या करना है कि अब इसको हमें प्रकाशित करना है जो कविता है, और जनमानस को समर्पित करना है, जिससे जब पठन पाठन कर जब जो जनमानस हैं जब इसको पढ़ेंगे तो ऐसी अलौकिक रस की अनुभूति करेगा वो जनमानस, वो पाठन, जो मृत प्राय लोगों में अमृत की धारा प्रभावित कर जीवन देगा। ऐसा जैसे कि कोई मरा हुआ आदमी होता है, जो नीरस आदमी होता है, जो आशाहीन आदमी होता है, जिनमें बिल्कुल आशाएं नहीं होती है, उसके जीवन में रस भर देगा और उसके जीवन में उसे उत्साह और आशा की किरणें प्रदान करेगा। इस तरह की कविता हम क्या जनमानस को समर्पित करते हैं। कौन? कवि। इसका जितना भी उपभोग किया जाए वो कभी समाप्त नहीं होगा। आज कर लें, 20 साल बाद कर लें, वो कविता को कभी भी पढ़ेंगे, किसी भी समय पढ़ेंगे, उसका जो रस होगा वो हमेशा इसी तरह बना रहेगा, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए कवि क्या कह रहा है, कवि का छोटा चौकोर खेत रसवादन का अक्षय, यानी कभी ना खत्म होने वाला पात्र है। काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। कवि कर्म का सुंदर सजीव एवं सूक्ष्म वर्णन है, रूपक अलंकार है, तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है, मुक्तक छंद है। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम। बगलों के पंख, नभ में पाती बंधे बगलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोको रखो। इसकी और लाइन भी है। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंधी बगलों की पाखें। ठीक है। इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इसका संदर्भ थोड़ा चेंज हो जाएगा। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह की कविता बगलों के पंख से उद्गृत है। इसके रचयिता गुजराती भाषा के सुविख्यात कवि उमाशंकर जोशी जी हैं। मूल रूप से यह कविता गुजराती भाषा में लिखी गई है। हिंदी में इसका रूपांतरण भोला भाई पटेल ने किया है। ठीक है। इसमें किसने किया है? भोला भाई पटेल ने किया है हिंदी में रूपांतरण, और जो ये फर्स्ट पार्ट था उसमें रघुवीर चौधरी ने किया था। इसका प्रसंग देख लेते हैं हम। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने आकाश में उड़ते पंछियों के माध्यम से
प्रकृति की अनुपम सौंदर्य का चित्रात्मक वर्णन किया है। ठीक है, इसी व्याख्या भी देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि आकाश में संध्या के समय असंख्य बगुले अपने पंख फैलाकर एक कतार में पंक्तिबद्ध उड़ रहे हैं। इस दृश्य में से सम्मोहित होकर ऐसे देख रहा हूँ, जो ये दृश्य है उसको मैं सम्मोहित होकर देख रहा हूँ, ऐसे जैसे किसी ने मेरी आंखें चुरा ली हूँ। इसमें लिखा है ना, नभ में पाती बांधे बगुला के पंख। जो नभ में पाती बांधे हैं वो कौन? बगुला के पंख हैं। वो एकदम उड़ते हुए एकदम पंक्ति में उड़े जा रहे हैं और मैं उन्हें ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी आंखों को चुरा लिया हो, मेरी आंखों को सम्मोहित कर लिया हो और चुरा लिया हो। काले काले बादलों के बीच आकाश में ये उड़ते श्वेत बगुले ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई सफेद काया तैर रही है। देखा ना, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, मतलब काले बादलों में ये सफ़ेद जो बगुले हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई सफ़ेद काया तैर रही है। यह सम्मोहक नैनाभिराम दृश्य अपने मुंह जाल में मुझे धीरे धीरे बांध रहा है। ऐसा ये सम्मोहक दृश्य है जो मुझे धीरे धीरे बांध रहा है मुंह जाल में अपने। कोई इस दृश्य को रोक लो, क्या कह रहे हैं कि कोई इस दृश्य को रोक ले। यह आकाश में उड़ते बगुले की पंखें मेरी नज़रों को चुरा कर ले जा रही हैं। ठीक है, इसका काव्य सौंदर्य हम देख लेते हैं। काले काले बादलों की पृष्ठभूमि में श्वेत पंक्तिबद्ध होकर उड़ते बगुलों के सौंदर्य का सजीव वर्णन किया गया है। होले होले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। बिंब योजना अत्यंत सटीक, सार्थक एवं प्रभावशाली है। तो बच्चों, आज हमने ये अपना लेसन कंप्लीट कर लिया है। इसकी व्याख्याएं हमारी कंप्लीट हो गई। अब जो नेक्स्ट हम वीडियो लाएंगे इसमें हम आपके लिए इसके प्रश्नोत्तर लाएंगे। तो बच्चों, हमें पूरा यकीन है कि आपको यह लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। धन्यवाद बच्चों। बाय बाय। टेक केयर।